हेलो एवरीवन, वेलकम टू इको पाठशाला यूजीसी नेट जीआरएफ। कैसे हैं आप सब? आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है? यूपीएससी और जीडीसी के बच्चे जिन्होंने यूपीएससी और जीडी का फॉर्म डाला है वो तो तैयारी कर रहे हैं। साथ में इकोनॉमिक्स में जीडीसी का फॉर्म फिल करने वाले स्टूडेंट भी अपनी प्रिपरेशन करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि उनका जो डेट है वो अनाउंस हो चुका है। इसके साथ ही एक और अच्छी खबर, आज 1 फरवरी को यूनियन बजट 2026-27 पेश हो चुका है और जल्द ही मैं यूनियन बजट का जो मेन की पॉइंट है उनके ऊपर मैं जल्द ही एक वीडियो अपलोड कर दूंगी, जिससे आप लोग जो है यूनियन बजट के जो पॉइंट है मेन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं और आपके एग्ज़ाम में भी काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। हम इस वीडियो में यूजीसी नेट जीआरएफ दिसंबर 2025 के कुछ क्वेश्चंस हमने पहले वीडियो में सॉल्व किए थे और बाकी के जो कुछ क्वेश्चंस हैं हम इनको इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 82। इसमें आपके सामने कुछ मॉडल थ्योरीज आपके सामने दिए हुए हैं और उनको हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो चलिए एक एक करके सारी थ्योरीज को हम पढ़ते हैं। पहली है थ्योरी ऑफ लिमिट प्राइसिंग, बेन्स मॉडल। ये जो मॉडल है, ये जो थ्योरी है, इसको बेन्स ने दिया था और ये आया था आपका 1940 के डिकेड में, 1940-50s के डिकेड में आया था। और इसमें बेन कहते हैं कि हमारा जो मार्केट होता है, मार्केट में बहुत सारी फर्म होती हैं। फर्म जो हैं आपस में कॉल्यूसिव एग्रीमेंट करती हैं। क्या करती हैं? कॉल्यूसिव एग्रीमेंट। ये क्या होता है? मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स में मार्केट फेलर में, शायद आपको मार्केट फेलर वाला कॉन्सेप्ट था जिसमें मैंने पढ़ाया था कि जो फर्म्स होती हैं, कंपनी होती हैं, उनके बीच में जो एग्रीमेंट होता है वो कई तरह का होता है। जैसे कॉल्यूसिव एग्रीमेंट होता है, दूसरा होता है नॉन कॉल्यूसिव एग्रीमेंट। कॉल्यूसिव एग्रीमेंट में क्या होता है कि सारी फर्में मिलकर एक हो जाती हैं और एक डिसीज़न लेती हैं और उसी के अनुसार वो काम करती हैं, जिससे कि वो अपने प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें और कॉस्ट को कम कर सकें। तो यहाँ पर कॉल्यूसिव एग्रीमेंट में फर्म जिनके बीच में ये एग्रीमेंट होता है वो आपस में मिलजुल कर काम करती हैं। यहाँ पर उनके बीच में कोई कंपटीशन नहीं होता है। लेकिन जब हम नॉन कॉल्यूसिव एग्रीमेंट की बात करते हैं तो इसमें फर्म्स के बीच में कोई समझौता नहीं होता है, उनके बीच में कंपटीशन होता है मैक्सिमम प्रोडक्शन को बेचने के लिए और अपने प्रॉफिट को हाई करने के लिए। तो जब हम इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो जो फर्म्स होती हैं उनको मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो कॉल्यूसिव एग्रीमेंट में होता है, क्योंकि यहाँ पर वो लोग मिलकर आपस में डिसीजन लेते हैं और एक फिक्स प्राइस मार्केट में डिसाइड करते हैं, जिसको भी कंटिन्यूस वसूल कर सकती हैं। तो कॉल्यूसिव एग्रीमेंट के बेस पर ही थ्योरी ऑफ लिमिट प्राइसिंग बेन ने दिया था और जिसमें वो कहते हैं कि जब फर्में आपस में एग्रीमेंट करती हैं तो वो मार्केट में एक ऐसी प्राइस को डिटरमाइन करते हैं जिससे उनको एक फिक्स अमाउंट में जो प्रॉफिट है वो कंटिन्यूस मिलता रहे। साथ ही ये एक ऐसा प्राइस होता है जो किसी अन्य फर्मों को उस इंडस्ट्री में जो प्रवेश है, उनकी एंट्री है, उसको रोकती हैं। तो थ्योरी ऑफ लिमिट प्राइसिंग में क्या होता है? प्राइस की एक सीमा निर्धारित की जाती है। जो फर्म है जिन्होंने मिलकर एक एग्रीमेंट किया है वे आपस में एक ऐसा प्राइस डिटरमाइन करती हैं जिससे कोई अन्य फर्म उस उद्योग में, इंडस्ट्री में आकर्षित हुए बिना ये फर्म्स उस प्राइसेस को मार्केट से कंटिन्यूस वसूल कर सकती हैं। तो इसी पर बेन्स मॉडल केंद्रित है। तो ये जो प्राइसिंग, लिमिट प्राइसिंग थ्योरी है, ये आपका 1940s-50 के डिकेड्स में बेन ने दिया था। ठीक है। नेक्स्ट, लॉजिकल ऑर्डरिंग थ्योरी ऑफ डिमांड गिवन बाय जीआरएक्स। चलो इसको अभी छोड़ देते हैं क्योंकि इससे पहले जो है कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी ऑफ डिमांड आया था। ठीक है। ये जो कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी है ये मार्शल ने दिया था। किसने दिया था? मार्शल ने दिया था। ठीक है। और ये मार्शल ने 1890 में उनकी एक बुक आई थी, 1819 ईस्वी में उनकी एक बुक आई थी जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस
काफ़ी आए हैं और जिसमें पूछा है, कोई इकोनॉमिस्ट दिया है और उसकी बुक का नाम दिया है ऑप्शंस में, और पूछा है कि इनमें से इस इकोनॉमिस्ट द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है। तो यहाँ पर किस अर्थशास्त्री द्वारा कौन सी बुक कौन सी ईयर में लिखी गई थी, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी जो है ये 1890 में मार्शल ने अपनी बुक में जो है इसको बताया था, जिसमें वो कहते हैं कि जो यूटिलिटी होती है, कोई भी प्रोडक्शन है, प्रोडक्ट है या सर्विस है, उससे हमें जो संतुष्टि मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, उपयोगिता मिलती है, उसको हम नंबर के फॉर्म में काउंट कर सकते हैं। कार्डिनल मीन्स होता है जिसको हम नंबर के फॉर्म में काउंट कर सकते हैं। तो ये मार्शल ने फर्स्ट टाइम कहा था। ठीक है, इसके बाद में क्योंकि G.R. हिक्स ने मार्शल की इस थ्योरी का विरोध किया और कहा कि जो यूटिलिटी होती है वो एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। क्या है ये? एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है और हर इंसान को प्रोडक्ट से, किसी भी वस्तु से मिलने वाली जो उपयोगिता होती है वो सेम नहीं होती है, वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो इसीलिए जो यूटिलिटी होती है उसको हम नंबर के फॉर्म में नहीं काउंट कर सकते। हो सकता है किसी प्रोडक्ट से किसी को ज़्यादा यूटिलिटी मिलती हो सकता है किसी प्रोडक्ट से किसी को कम यूटिलिटी मिलती हो। तो G.R. हिक्स का कहना था कि यूटिलिटी जो होता है ये एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है और सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट को हम नंबर के फॉर्म में काउंट नहीं कर सकते हैं, बल्कि उसे हम एक ऑर्डर में व्यक्त कर सकते हैं, लॉजिकल ऑर्डर में। तो मार्शल के बाद में G.R. हिक्स ने लॉजिकल ऑर्डरिंग थ्योरी ऑफ डिमांड दिया था, जो कि आया था 1956 में। ठीक है, ये जो लॉजिकल ऑर्डरिंग थ्योरी है ये 1956 में आया था। ठीक है, अब वाल्रस थ्योरी ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम जिसमें ये पूरे मैक्रो लेवल पर ये लागू होता है, जिसमें कहते हैं कि जब जनरल इक्विलिब्रियम होता है तो इकोनॉमी में जितने भी वेरिएबल हैं, इन्वेस्टमेंट है, इनकम है, इंटरेस्ट रेट है, मनी सप्लाई, मनी डिमांड, वो सब क्या होते हैं? वो संतुलन में होते हैं। तो वाल्रस थ्योरी ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम जो है ये वाल्रस ने 1874 में उनकी बुक आई थी जिसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ प्योर इकोनॉमिक्स। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ, आप लोग साथ ही साथ ये बुक के नाम लिखते जाइए, एलिमेंट ऑफ प्योर इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये उनकी वाल्रस की बुक का नाम है जिसमें उन्होंने वाल्रस थ्योरी ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम दिया था। ठीक है, चलो इसको अब हम ऑर्डर में लगाते हैं। पहला है ए का पहले हम ईयर देखेंगे और इसमें पूछा है, इसमें करेक्ट आंसर बताना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो जो सबसे पहले आया था वो है 1890 सी आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में सी नहीं है इसमें, आपका इसमें डी सबसे पहले आएगा क्योंकि 1874 में वाल्रस थ्योरी आई थी, तो डी पहले आएगा। उसके बाद में डी के बाद में सी आएगा 1890 में। देन उसके बाद ए 1940-50 डिकेड। देन उसके बाद में बी 1956, लॉजिकल ऑर्डरिंग थ्योरी ऑफ डिमांड। ठीक है, अब इसको देखते हैं DCAB। तो DCAB ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो यहाँ पर DCAB एक बार आप लोग भी चेक कर लीजिए। ठीक है, हो सकता है मेरा गलत हो। तो इसमें 1874 डी, 1890 कार्डिनल थ्योरी सी, DC, देन उसके बाद ए 1940-50, फिर देन लास्ट में आएगा आपका बी। तो DCAB ऑप्शन नंबर 1 ये ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपके सामने मैचिंग करने के लिए दिया हुआ है। मैचिंग में एक तरफ आपके सामने कुछ इकोनॉमिस्ट के नाम दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनके जो वर्क हैं जिसके ऊपर उन्होंने काम किया था वो दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैच करना है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट है एलिनोर ऑस्ट्रॉम। एलिनोर ऑस्ट्रॉम आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये एलिनोर ऑस्ट्रॉम जो हैं फर्स्ट वुमेन नोबेल प्राइज विनर हैं। ठीक है, ये ना है, ये एच नहीं है, नोबेल प्राइज विनर हैं। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है कि एलिनोर पहली जो महिला नोबेल पुरस्कार विजेता हैं इकोनॉमिक्स में।
ठीक है, ये इकोनॉमिक्स में है। इकोनॉमिक्स में पहला जो जिस फीमेल को नोबेल पुरस्कार मिला है वो एलिनोर ऑस्ट्रोम है, और उनको जिस काम के लिए यह दिया गया था वो है मैनेजिंग कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। तो एलिनोर ऑस्ट्रोम ने मैनेजिंग कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज है उसको कैसे मैनेजमेंट किया जा सकता है, तो उसके ऊपर उन्होंने अपना वर्क किया था, रिसर्च की थी, जिसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके बाद में एसी पीगू है। एसी पीगू का जो नाम है वो पॉल्यूशन टैक्स से रिलेटेड है। इन्होंने मार्केट फेलियर में काफ़ी काम किया है, और जिसमें वो कहते हैं कि जब हमारे इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन होता है, ठीक है, हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से, तो उसको रोकने के लिए उन्होंने पॉल्यूशन टैक्स की सिफारिश की थी। और इसका जो दूसरा नाम है वो है पिगुवियन टैक्स। इसको हम पिगुवियन टैक्स के नाम से भी जानते हैं। इसको जो एक्सटर्नलिटीज़ होती हैं, एक्सटर्नलिटीज़ क्या होती हैं, बाहताएं, एक्सटर्नलिटीज़, ठीक है, वो दो तरह की होती हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। ये भी मैंने आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ाया था, तो इसको मैं ज़्यादा यहाँ नहीं एक्सप्लोर करूँगी। तो यहाँ पर पीगू जो है, एसी पीगू ने पॉल्यूशन टैक्स की सिफारिश की थी, इसको हम पिगुवियन टैक्स भी कहते हैं। हाँ, एक चीज़ और, पीगू ने ये जो कॉन्सेप्ट दिया था पिगुवियन टैक्स का, ये उन्होंने एक बुक थी 1920 में, उनकी बुक का नाम है द इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर। द इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर, ठीक है, ये उनकी बुक का नाम है, और इस बुक में उन्होंने जो है ये दिया था। इसके बाद में आते हैं केनेथ बोल्डिंग। केनेथ बोल्डिंग जो है ये स्पेसशिप अर्थ एंड इकोलॉजिकल लिमिट, यानी इन्वायरमेंटल से ये जुड़े हुए हैं, और इसके ऊपर उन्होंने काम किया था, स्पेसशिप अर्थ एंड इकोलॉजिकल लिमिट। रीगन का जो वर्क है वो एनर्जी से रिलेटेड है। रीगन एज अ लिमिटिंग फैक्टर, तो एनर्जी से रिलेटेड उन्होंने इनका जो रिसर्च एरिया है वो एनर्जी एज अ लिमिटिंग फैक्टर है। तो इसको ऑर्डर में लगाते हैं, ए का 2, बी का 4, सी का 3, डी का 1। तो 2 4 3 1, 2 4 2 1 2 4 3 1, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। 1 मिनट 31। यहाँ पर 84 क्वेश्चन में भी आपका मैचिंग दिया हुआ है, जिसमें एक तरफ आपके इकोनॉमिस्ट के नाम है और दूसरी तरफ जो है उनके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड शब्दावलियाँ, टर्म्स जो हैं दिए हुए हैं, स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उनसे हमें मैच करना है। तो ये सारे जो मॉडल हैं मैंने सब आपको पढ़ाए हैं। हैरोडोमर मॉडल मैंने पढ़ाया, लुकास एंड रोमर जो कि एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी में आते हैं, आर्थर लोइस का अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर मॉडल जो है वो भी मैंने आपको पढ़ाया है। मिशेल टुडारो ये माइग्रेशन थ्योरी से रिलेटेड है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहले एक एक करके हम इनका देखेंगे। हैरोडोमर मॉडल मैंने पढ़ाया था। हैरोडोमर मॉडल जो है ये 2 पर्सन ने दिए थे, जिसमें हैरड और डोमर। हैरड एक पर्सन थे, हैरड, और दूसरे थे डोमर। तो इन्होंने बताया था कि कोई भी जो डेवलप्ड कंट्रीज होता है, ये इम्पोर्टेंट है। हैरड डोमर मॉडल ने अपना जो मॉडल दिया था वो सिर्फ और सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज के लिए दिया था, ना कि डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। तो इन्होंने बताया था एक ऐसा रास्ता दिखाया था जिसमें कोई जो डेवलप्ड कंट्री है वो कैसे स्टडी स्टेट की कंडीशन में जा सकती है। स्टडी स्टेट जो है एक ऐसी दशा है जिसमें न कोई इन्फ्लेशन होता है, ना ही कोई डिप्रेशन होता है, और इकोनॉमी जो है वो एक कांस्टेंट रेट से ग्रोथ करती है। तो उस अवस्था में कैसे पहुंचा जा सकता है उसको हैरोडोमर मॉडल ने बताया था, जिसमें उन्होंने 3 तरह की ग्रोथ रेट बताई थी। कौन कौन सी हैं? एक है नेचुरल ग्रोथ रेट, दूसरा बताया था एक्चुअल ग्रोथ रेट, और तीसरी उन्होंने ग्रोथ बताई थी वारंटेड ग्रोथ रेट, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है वारंटेड ग्रोथ रेट। तो उन्होंने कहा कि जब किसी देश की ये जो तीनों ग्रोथ रेट होती हैं, एक्चुअल ग्रोथ रेट और नेचुरल ग्रोथ रेट और वारंटेड ग्रोथ रेट, आपस में तीनों बराबर होती हैं, तब वह देश स्टडी स्टेट की कंडीशन में होता है,
ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बताया था कि जो इन्वेस्टमेंट होता है, ये इसका जो नेचर होता है वो डुअल होता है। इन्वेस्टमेंट का नेचर डुअल होता है। डुअल मीन्स एक तरफ जब हम किसी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे क्या होता है, ये प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, और दूसरी तरफ ये इनकम को जनरेट करता है, इनकम को बढ़ाता है। तो क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक ही साथ दो काम एक साथ करता है, तो इसीलिए यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है उसका जो नेचर है वो डुअल बताया है। तो यहाँ जब हम देखेंगे ये इन्वेस्टमेंट एज अ डबल ए स्वॉर्ड, तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन होगा वो 3 होगा, ए का 3। नेक्स्ट है लुकास एंड रोमर। लुकास एंड रोमर जो है ये एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी से रिलेटेड है, लुकास एंड रोमर। तो ये जो है ये एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी से रिलेटेड है, और इन्होंने अपनी थ्योरी में फिजिकल कैपिटल के साथ साथ इन्होंने ह्यूमन कैपिटल के ऊपर फोकस किया। ठीक है। और इनका मानना था कि जब हम ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें हमेशा इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मिलते हैं। IRS मीन्स इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, हमें बढ़ते हुए पैमाने के प्रतिफल मिलते हैं। क्योंकि जब मनुष्य एजुकेशन मिलती है, हमारा स्वास्थ्य खराब होता है तो उससे ठीक होता है, तो उससे क्या होता है कि हम कंटिन्यूस, हमारी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो इम्प्रूव होती है। तो उसकी वजह से लुकास एंड रोमर का मानना था कि जो है हमें जब ह्यूमन कैपिटल के ऊपर फोकस करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, एजुकेशन फील्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमें बढ़ते हुए प्रतिफल, हमें कंटिन्यूस बढ़ता हुआ प्रोडक्शन मिलता है। तो यहाँ पर रोमर एंड लुकास जो होगा वो कॉन्स्टेंसी ऑफ कैपिटल आउटपुट रेशियो से मैच होगा। क्योंकि यहाँ पर जब हम स्टेडी स्टेट में पहुँच जाते हैं तो हमारा जो कैपिटल आउटपुट रेशियो है वो कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है। आर्थर लुइस जो है, इन्होंने अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर दिया था, जिसमें वो कहते हैं कि कोई भी जो डेवलपिंग, लुइस ने अपना जो मॉडल दिया था वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए दिया था, या अंडर डेवलप्ड हम कह सकते हैं। तो लेस डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं उनके लिए दिया था। और उन्होंने कहा कि ये जो कंट्रीज़ होती हैं इनमें डुअल सेक्टर पाया जाता है। डुअल सेक्टर मीन्स एक ऐसा ये दो तरह के जो है सेक्टर्स में होते हैं। पहला सेक्टर वो होता है जो काफ़ी पिछड़ा हुआ होता है, या हम कहें जो ट्रेडिशनल सेक्टर होता है, या हम कहें रूरल सेक्टर हम कह सकते हैं, रूरल सेक्टर, या इसको हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर भी कह सकते हैं। और दूसरा सेक्टर वो होता है जो काफ़ी डेवलप्ड होता है, जिसको हम मॉडर्न सोसाइटी भी हम कहते हैं। ठीक है, मॉडर्न सोसाइटी कहें, या अर्बन सेक्टर हम कह सकते हैं, अर्बन सेक्टर, या फिर इंडस्ट्री सेक्टर हम उसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर लुइस ने अपने मॉडल में बताया था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं उनमें डुअल इकोनॉमी पाई जाती है। तो सी का यहाँ 2 होगा, सी का 2 मैच करेगा। डुअल इकोनॉमी विद अ कैपिटलिस्ट एंड नॉन कैपिटलिस्ट मीन्स जो ट्रेडिशनल सेक्टर होता है, ठीक है, जो पिछड़ा हुआ सेक्टर होता है। कैपिटलिस्ट मीन्स जो काफ़ी डेवलप्ड सेक्टर होता है, तो ये उसको शो करता है। मिशेल टोडारो, मैंने बताया था कि इन्होंने माइग्रेशन के ऊपर थ्योरी दी थी, तो ये रूरल अर्बन माइग्रेशन से मैच करेगा। इसको हम ऑर्डर में लगा लेते हैं। ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। तो 3 1 2 4, 3 1 3 1 2 4। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 85, ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें आपके सामने कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं और वहाँ पर आपको इक्विलिब्रियम ऑफ इनकम लेवल का जो इक्विलिब्रियम है वो हमें निकालना है। तो चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो इनकम का जो फॉर्मूला होता है वो है y इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब देखते हैं आपके पास क्या क्या वैल्यू हमारे पास दी हुई है। यहाँ पर आपके सामने एक तो कंजप्शन की वैल्यू दी हुई है
C इज इक्वल टू 100 प्लस 0.75 YD। ये जो YD होता है इसको हम कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, डिस्पोजेबल इनकम मीन्स हमारे इनकम का वो पार्ट जिसको हम कहीं भी खर्च कर सकते हैं। और ये जो डिस्पोजेबल इनकम निकलता है जब हम इनकम में से टैक्स के पार्ट को YT, ठीक है YT, तो इनकम में से इनकम का वो हिस्सा YT, इनकम का वो हिस्सा जो टैक्स के फॉर्म में दिया जाता है, उसको जब हम इनकम में से घटा देते हैं तो वो हमारा डिस्पोजेबल इनकम निकलता है। ठीक है, कंजप्शन दिया हुआ है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है 40, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 60 और यहाँ पर टैक्स दिया हुआ है 0.2। तो अब हमें इन सारी वैल्यूज़ के बेस पर हमें इनकम लेवल का जो इक्विलिब्रियम है उसको निकालना है। क्योंकि आपके पास एक्सपोर्ट इंपोर्ट की वैल्यू नहीं है तो ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, तो आपके पास सिर्फ इतना पार्ट बचेगा। चलिए इसको हम करते हैं। इसके लिए मैं नेक्स्ट पेज ले लेती हूँ, वहाँ पर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर उस वैल्यू को हम फिर से लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G। ठीक है, y इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G। तो y आपसे पूछा है y, ठीक है, C की वैल्यू क्या है, एक मिनट, C की वैल्यू है C इज इक्वल टू 100 प्लस 0.75 YD और गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर है वो है 40, इन्वेस्टमेंट दिया है 60 और आपको टैक्स का भी पार्ट दिया है 0.2। ठीक है, अब वैल्यू पुट करिए। C की वैल्यू है 100 प्लस 0.75 YD प्लस I की वैल्यू है 60 प्लस G की वैल्यू है 40। ठीक है, तो y इज इक्वल टू, इसको जब हम ऐड करेंगे ये 100 हो जाएगा, तो 100 प्लस 0.75 YD प्लस 100, क्योंकि 60 प्लस 40 100 हो जाएगा, तो 100 हम एक तरफ ले आएंगे, तो 100 और 100 200 प्लस 0.75 YD इज इक्वल टू y। तो y इज इक्वल टू 200 प्लस 0.75। ठीक है, ये YD दिया हुआ है क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो इसको हमें निकालना पड़ेगा। और YD मैंने अभी बताया था कि YD की जो वैल्यू होती है जब इनकम में से जो इनकम का वो पोर्शन, YT इनकम का वो पोर्शन जो टैक्स के फॉर्म में हमें देना है, जब उसको हम इनकम में से घटा देंगे तो आपकी YD निकलता है। तो क्या मैं यहाँ पर YD की जगह पर Y माइनस YT लिख सकती हूँ? यस, मैं लिख सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास T की वैल्यू दी हुई है तो उसके बेस पर हम इसको निकाल सकते हैं। तो y इज इक्वल टू 200 प्लस 0.75 y माइनस y, t की वैल्यू है 0.2। ठीक है, इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। y इज इक्वल टू 200 प्लस 0.75 y माइनस 0.2y हो जाएगा। y इज इक्वल टू 200 प्लस 0.75, जब 1y में से 0.2y निकलेगा तो ये आपके पास बचेगा 0.8y। ठीक है, y इज इक्वल टू 200 प्लस 0.75। ठीक है, अब जब इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो इसका 0.75 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.8y। ठीक है, अब करिए इसको, y इज इक्वल टू, आप लोग भी पेन से लेकर बैठिए और मेरे साथ में कैलकुलेशन करिए। 200 प्लस जब हम करेंगे तो y 8, इसको इधर कर लेते हैं एक तरफ, 0.75 इंटू 0.8, तो 8 5 40, तो 8 7 56 और 4 60। ठीक है, ये हो जाएगा, तो इसमें पॉइंट लग जाएगा ऐसे करके, तो ये हो जाएगा 0.6। अब क्योंकि 0.6y है इसको हम इक्वल के इधर भेज सकते हैं, तो y माइनस 0.6y इज इक्वल टू 200। जब 1y में से 0.6y जाएगा तो आपके पास बचेगा 0.4y इज इक्वल टू 200। और जब हम y का वैल्यू निकालेंगे तो 0.4y इक्वल के इधर जाएगा, वो डिवाइड में हो जाएगा, तो 0.4, तो 0 जब कटेगा तो एक 0 बढ़ जाएगी और यहाँ पर जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये इसकी वैल्यू 500 आएगी। ठीक है, y की वैल्यू 500 आएगी। तो यहाँ पर जो इनकम का इक्विलिब्रियम लेवल है वो 500 निकल कर आ रहा है। इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं।
तो यहाँ पर क्या ऑप्शन में कहीं भी 500 दिया हुआ है, 200, 500 यस दिया हुआ है, तो आपका जो इनकम का इक्विलिब्रियम लेवल होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी कि 500 होगा। क्वेश्चन नंबर 86, ये स्टैटिक्स का क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन पूछा है ये लाइनर प्रोग्रामिंग यानी कि LPP मॉडल से लिया गया है। LPP मॉडल क्या होता है, ये मैं आपको एक नई वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें मैं LPP के बारे में आपको बताऊँगी। तो वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है और इसमें सिलेक्ट वेरिएबल, सरप्लस वेरिएबल, ठीक है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन, इनफ्लीजिबल सॉल्यूशन, इनके बारे में बात की है। तो एक एक करके हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन, क्योंकि नाम से स्पष्ट है ऑप्टिमल सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो सभी सॉल्यूशन में बेस्ट होता है, ठीक है, जो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट देता है। तो यहाँ पर आपका बेस्ट ऑफ ऑल फिजिबल सॉल्यूशन, तो ये इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा सी का 1, ठीक है। इनफिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, इनफिजिबल सॉल्यूशन होता है, पहले इसको समझ लीजिए LPP मॉडल क्या कहता है कि LPP लाइनर प्रोग्रामिंग मॉडल जो है ये बताता है कि हर जो फर्म होती है, प्रोड्यूसर होता है, उसका एम होता है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, उसको इंक्रीज करना, ठीक है, एक ये प्रॉफिट होता है। इसका अपोजिट मतलब डुअल एक और उनका प्रॉफिट है जिसको वो करते हैं। जब ये चीज़ होगा तो दूसरा जो इसका हम कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो होता है कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट को वो मिनिमाइज करने की और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की बात करते हैं। तो यहाँ पर इस उद्देश्य को, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, तो उन सभी सॉल्यूशंस को हम इनफिजिबल सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनफिजिबल सॉल्यूशन का जो होगा वो ऑप्शन 2 होगा, सॉल्यूशन वायलेटिंग एटलीस्ट 1 कंडीशन। इसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है, इसको जो है मैं अलग से इसकी एक वीडियो अपलोड करूँगी LPP मॉडल के ऊपर, ये ऑप्टिमल वेरिएबल, क्योंकि इसके लिए ग्राफ की ज़रूरत पड़ती है और ग्राफ के थ्रू ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा, इनफिजिबल सॉल्यूशन आपको कहाँ मिलेगा, तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो आप लोगों के लिए शेयर कर दूँगी, तो वहाँ पर आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। अब सिलेक्ट वेरिएबल आता है। सिलेक्ट वेरिएबल जो होता है ये वहाँ यूज़ होता है जब हमारी जो इनइक्वालिटी टाइप होती हैं वो ये जो सिलेक्ट वेरिएबल होगा ये ऑप्शन नंबर 3 से ऐड होगा, यूज्ड व्हेन देयर आर लेस देन और इक्वल टू लेस देन इक्वल टू टाइप इनइक्वालिटीज़। तो इसको भी आप छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये एक नया कॉन्सेप्ट है सिलेक्ट वेरिएबल, तो इसको मैं एक अलग से शॉर्ट वीडियो में जारी करूँगी, तो वहाँ पर सिलेक्ट वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल ये जो क्वेश्चन है पूरा, ठीक है, एक LPP मॉडल जिसमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन, इनफिजिबल सॉल्यूशन जुड़े हुए हैं, दूसरा सिलेक्ट और सरप्लस वेरिएबल, तो इनको मैं अलग से एक वीडियो जारी करूँगी, तो वहाँ पर मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर बी वाला जो ऑप्शन होगा ये ऑप्शन 4 से मैच करेगा, यूज्ड व्हेन देयर आर ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टाइप इन इक्वलिटीज़। इसको ऑर्डर में लगा लेते हैं, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2, तो 3 4 1 2, तो 3 4 1 2 3 3 3 4 1 2 3 4 1 2, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 87, इसमें फिर से आपके लिए मैचिंग दिया है और यहाँ पर कुछ इकोनॉमिस्ट के नाम दिए हैं और उनका जो वर्क है वो सामने दिया हुआ है, ठीक है। अमर्त्य सेन जो हैं ये इंडियन इकोनॉमिस्ट थे और ये नोबेल प्राइज़ विनर थे, इनको इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ दिया गया था, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। अमर्त्य सेन का काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है इकोनॉमिक्स के डेवलपमेंट में। तो इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसको हम कहते हैं एंटाइटलमेंट्स, कैपेबिलिटीज़ एंड फ्रीडम ऑफ चॉइस, तो ये अमर्त्य सेन से मैच होगा। अमर्त्य सेन का जो मेजर कंट्रीब्यूशन रहा था वो वेलफेयर इकोनॉमिक्स में रहा था। वेलफेयर इकोनॉमिक्स में इन्होंने काफ़ी काम किया था, तो इसके लिए इनको जाना जाता है। नेक्स्ट है साइमन कुंजनेर। साइमन कुंजनेर
की थ्योरी आपने पढ़ी होगी, उन्होंने इन्वायरमेंटल कोऑर्डिनेट्स हाइपोथेसिस उन्होंने दिया था। उन्होंने क्या दिया था? इन्वायरमेंटल, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए अभी। इन्वायरमेंटल कोऑर्डिनेट्स हाइपोथेसिस उन्होंने दिया था, जिसमें उन्होंने इन्वायरमेंटल क्वालिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में रिलेशनशिप की बात बताई कि जैसे जैसे आपका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे इन्वायरमेंट की जो क्वालिटी है वो ख़राब होती जाती है। जब आपका ग्रोथ एक लेवल तक बढ़ जाता है तो वहाँ पर हाईएस्ट जो पॉल्यूशन रहता है इकोनॉमी में, लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमी और ग्रोथ करती है लिमिट के बाद में तो वहाँ पर एनवायरनमेंट की जो क्वालिटी है या पॉल्यूशन है वो फिर से कम होने लगता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये साइमन कुंजनेट्स ने दिया था, और इसके साथ ही उन्होंने जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है साइमन कुंजनेट्स ने जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है उसको इनइक्वालिटी के साथ भी जोड़ा था। उन्होंने कहा था कि जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, वैसे वैसे शुरुआत में इनइक्वालिटी क्या होती है वो इंक्रीज होती है, लेकिन एक लिमिट के बाद में जब इकोनॉमिक ग्रोथ एक हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाती है तो उसके बाद में देश में जो इनइक्वालिटी है वो कम होती जाती है। तो यहाँ पर जो साइमन कुंजनेट्स है वो राइज एंड फॉल ऑफ इनइक्वालिटी विद इकोनॉमिक ग्रोथ से उनका जुड़ा हुआ है। गुनार्ड मिडल एक फेमस पर्सनैलिटी है और आपने इनकी एक फेमस बुक का नाम सुना होगा, एशियन ड्रामा। एशियन ड्रामा जो है वो गुनार्ड मिडल ने लिखी थी, और इसके अलावा उनकी एक दूसरी बुक थी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ क्यूमुलेटिव इन्होंने एशियन ड्रामा में एक फेमस जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ क्यूमुलेटिव कॉजेशन,